हेलो स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ये सेकंड बुक की फर्स्ट यूनिट है। इससे आपको दो पार्ट्स में पढ़ना है, एक तो रे ऑप्टिक्स और सेकंड जो है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जो आपने पढ़ना है, आपने 10th क्लास में भी उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, जिसमें आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा। तो रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि लाइट क्या होती है, और उसके लिए डिफरेंट थ्योरी भी दी गई हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरी दी हैं। तो उसमें भी अगर हम बात करें अगर डिफरेंट थ्योरी की, तो कुछ ही थ्योरी हम लेंगे जिसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। जैसा कि न्यूटन की थ्योरी है, जिसमें उसने लाइट को टिनी पार्टिकल की फॉर्म में माना है, जिनको उसने क्या कहा है, उस थ्योरी का नाम क्या है, सबसे पहले कर्पस्कुलर थ्योरी। और उनको पार्टिकल्स को क्या कहा गया, जो उसने वो जो छोटे से पार्टिकल माने हैं, कर्पस्कल्स माने हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या रही कि ये थ्योरी बहुत जल्दी ही फेल हो गई। मतलब क्या है कि इसमें हाँ आगे सोचने को मिल गया। लिमिटेशंस क्या थी इसमें कि ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टिकल की फॉर्म में मान रहा था, और जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है ये दोनों ही क्या रखती हैं, वेव नेचर रखती हैं। इनका नेचर वेव है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हाइगेंस जो है उसने वेव थ्योरी दी है, जिसको रिफाइन किया, मतलब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला कौन है, फ्रेस्नेल है। तो वेव थ्योरी में क्या क्या एक्सप्लेन हो गया, आपका इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन हो गया और आपका डिफ्रैक्शन भी, ये सब सारी चीज़ें हो गई। और हाइगेंस ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया, उसके भी उसने लॉज को जो है क्या कर दिया, वेरीफाई करा दिया। बस वो जो फेल हो गया एक तरह से, कहाँ फेल हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और एक आपका जो चैप्टर हट गया है वैसे सिलेबस से, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर भी वाइब्रेशंस की बात चलती है और पार्टिकल्स के एक तरह से पार्टिकल नेचर की बात चलती है, लाइट के पार्टिकल नेचर की बात चलती है। अब बात करते हैं हम मैक्सवेल की। तो मैक्सवेल क्या बोलता है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन प्रूव कर दिया। तो जो मैक्सवेल इक्वेशन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन से बनने के बाद क्या होता है कि वो जो बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर सकती हैं स्पेस में। ठीक है। और अब उसमें बात जो चलती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात चलती है। आपने भी पढ़ा है कि E/B को क्या बोला गया है, E/B को हम बोलते हैं C, यानी कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाता है, आपका स्पीड ऑफ लाइट कहलाता है। तो मैक्सवेल ने भी लाइट के बारे में बता दिया, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी आई। और अभी इसकी भी लिमिटेशंस क्या है कि एक तरह से ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही फंसा है। यहाँ पर भी डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट नहीं बता पाया है, ये डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिला है। अब उसके बाद आते हैं आइंस्टीन की बात करते हैं। अगर आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन की फोटोन थ्योरी है। अब फोटोन थ्योरी क्या है, फोटोन एक बोज पार्टिकल है भाई, बोस पार्टिकल है। फर्मी और बोस पार्टिकल होते हैं। बोस पार्टिकल के बारे में बता देता हूँ, जिनका इंटीग्रल स्पिन एक कंप्लीट नंबर कह लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कह लीजिए, ऐसे टाइप से होगा। और वो जो आपके फर्मी पार्टिकल होंगे, फर्मी पार्टिकल, उनका इंटीग्रल स्पिन ऑड में मतलब नंबर में होगा, जैसे हाफ, 3/2, 5/2, इस तरीके से होगा उनका इंटीग्रल स्पिन। मगर बोस पार्टिकल में कंप्लीट नंबर रहेगा, जैसे ना 0 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा। वैसे इसका इंटीग्रल स्पिन जो हम बात कर रहे हैं, फोटोन का बात कर रहे हैं, वो कितना होता है, 1 होता है। फोटोन थ्योरी है, यानी कि आइंस्टीन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया कि यानी कि जहाँ पर बोल रहा था वो क्या, कि जब किसी प्लेट पर पार्टिकल पड़ते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, एमिट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। इसकी भी लिमिटेशंस क्या है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आते हैं डुअलिटी नेचर में। डुअलिटी नेचर में आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल हो या वेव हो, ये दोनों एक साथ एसोसिएट हो सकते हैं। मतलब अगर कोई पार्टिकल, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो वो वेव एसोसिएट करता है। ठीक है। तो डुअलिटी नेचर में भी क्या दिक्कत आई, बस कि अगर हम आगे जाते जाएं तो हम इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। मीनिंग क्या है कि हम आगे जाते जाएं
तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसका जो आपका थ्योरी है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। ऐसा ही हुआ है आपका QED में। क्वांटम थ्योरी की बात कर रहे हैं, अगर हम क्वांटम थ्योरी में बात कर रहे हैं कि इसमें भी क्या है, बस ये कॉम्प्लेक्स कहाँ हो गई, इसे हर सिचुएशन में नहीं लगा सकते। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी टिपिकल हमें ये यहाँ पर पड़ती है। तो देखिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में ले नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी चैप्टर बहुत आगे लंबा है, तो अभी हमने इसमें इतना ही रखा है। अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत कुछ है, इस पर एक डिटेल में वीडियो भी बना सकता हूँ, मगर इसमें मैं खाली इतना ही रख रहा हूँ कि लाइट की थ्योरी कौन कौन सी हैं, और भी हैं। रिलेटिविटी थ्योरी में भी लाइट की बात की गई है, तो इन सब थ्योरी में लाइट की ही बात की गई है, और इनकी लिमिटेशंस भी कुछ हमने डिस्कस कर ली कि लिमिटेशंस क्या रह सकती हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि रे ऑप्टिक्स एक्चुअल में है क्या, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम रे ऑप्टिक्स की। तो इसमें क्या होता है, लाइट जो ट्रैवल करती है वो किस में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट हमारी जो ट्रैवल करती है वो कैसी दिखाई देती है, हमें स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती है। और अगर लाइट कहीं मुड़ती भी है, यानी कि अपने रास्ते से हटती है, जिसको हम बोल रहे हैं डेविएट होती है, तो वो भी अपने आप नहीं होगी, उसके रास्ते में कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन आएगी, यानी कि उसे हम ऑब्स्टेकल कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कोई भी बाउंड्री होगी, या समझ लीजिए हमने जब मिरर ही पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, या कुछ भी पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी। तो डेविएशन के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा जिसकी वजह से लाइट क्या होगी, अपने पाथ से हट जाएगी या बाउंस बैक हो जाएगी। जैसा कि इस चैप्टर में हमें बाउंस बैक के ही बारे में पढ़ना है, यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। जब लाइट क्या होगी, मिरर से टकरा करके वापस आएगी। तो जो रे है, लाइट रे जो है वो किसकी इंफॉर्मेशन देती है, खाली डायरेक्शन की। यानी कि लाइट अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही है या इस डायरेक्शन में चल रही है, लाइट किधर की तरफ को मूव कर रही है, इसकी इंफॉर्मेशन देता है आपका खाली क्या, लाइट रे इसकी इंफॉर्मेशन देती है, यानी कि लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब बात करते हैं किसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है लाइट रे, तो वो इंटेंसिटी के बारे में नहीं बता पाती है और कलर ऑफ लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाती है। तो रे ऑप्टिक्स में हमने यानी कि खाली क्या पढ़ना है, एक तरह से डायरेक्शन पढ़ना है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि जो लाइट हमारी मूव कर रही है वो किस डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है, अब इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, आपका रिफ्लेक्शन रहेगा। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है भाई, देखिए पहले भी मैंने बता दिया कि लाइट क्या होती है, या आपने 10th में भी सब डिस्कस किया है, बाउंस बैक। यानी कि लाइट जब किसी सरफेस से, अब वो सरफेस कैसा होना चाहिए, लाइट रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, यानी कि लाइट उस पर पड़े तो वापस आ जाए, जैसे लाइट गई है वैसे करके वापस आ जाए, यानी कि उसी मीडियम में वापस चली जाए। तो लाइट जब किसी सरफेस से टकराएगी, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, जिस पर लाइट पड़ने के बाद वापस आ जाए। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर एक बात लिख रखी है कि सिल्वर अगर कोटेड है, और देखिए सिल्वर और एल्युमिनियम दोनों ही सही हैं, ठीक है, मगर जनरली यूज जो किया जाता है, मोस्टली यूज जो होता है वो आपका सिल्वर नहीं होता, वो कौन सा होता है, आपका एल्युमिनियम होता है। क्यों, क्योंकि ये चीपर है भाई, ये ज़्यादा कॉस्टली है। अब ये कॉस्टली है तो इसकी कोटिंग तो हर जगह नहीं करेंगे, ये आपका चीपर है तो इसकी हम कोटिंग कहीं भी कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम ज़्यादातर यूज होता है क्योंकि ये भी ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस इसका भी सबसे ज़्यादा हाई है, रिफ्लेक्टेंस बहुत अच्छा है इसका, यानी कि ज़्यादा 90% ये भी कम से कम लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। मगर कुछ केस में, जैसे आपका विजिबल रेज हो गए, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, उसके केस में ये सिल्वर से थोड़ा पीछे रह जाता है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है, मगर कोटिंग महंगी होने की वजह से सिल्वर पेंटिंग हर जगह यूज़ नहीं की जाती, इसीलिए एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। अब बात कर रहे हैं हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है किससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो उसके लिए कुछ लॉज बने हैं। देखिए इसमें भी हम बात कर लें किस टाइप की, रेगुलर और इर्रेगुलर, ठीक है, रेगुलर और इर्रेगुलर की बात करें, यानी कि देखिए इर्रेगुलर तो कुछ इस टाइप का होगा और रेगुलर इस टाइप का। ये जो हमने सामने मिरर बना हुआ है आपके, ये जो मिरर है आपके सामने रेगुलर है। इर्रेगुलर भी है तो ये देखिए इसका शेप कुछ क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, कहाँ पर कैसा भी हो सकता है, कहीं पर भी कैसा भी कर्व हो सकता है, इर्रेगुलर जो मिरर होगा।
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इन दोनों के लिए ही वैलिड है, आपका मिरर रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों के लिए ही आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। तो क्या है पहला लॉ इसमें, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्या होता है, देखिए नॉर्मल वो होता है एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब सरफेस कौन, ये जो आपका मिरर है, इस मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये कैसी लाइन है, एक तरह से इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ठीक। अब लाइट जो आ रही है यानी कि सरफेस पर आकर इंसिडेंट होगी, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन बनेगी यानी कि जो लाइट आपकी टकराने के बाद मुड़कर वापस जाएगी, उससे जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन। और इसको क्या कहते हैं, जो आने वाली रे है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो जाने वाली रे है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही कहां होते हैं, कोप्लानर होते हैं। कोप्लानर का मीनिंग क्या है भाई, एक ही प्लेन में होते हैं। देखिए मिरर पर टकरा रहे हैं जहां पर वो एक ही प्लेन है, मतलब एक सेम प्लेन है, यानी कि तीनों की तीनों चीजें कहां लाई करती हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं। दूसरा लॉ क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि एंगल आई जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल आर के। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने 10th क्लास में डिस्कस किए हैं। अब यानी कि अगर आपसे ये एंगल आपको बाई चांस दे भी दे, अगर 30 डिग्री, और आपसे पूछता है एंगल आई और आर की वैल्यू बताओ, तो एंगल आई और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 90 - 30 यानी कि 60। तो ध्यान रखिएगा ये गलती नहीं होनी चाहिए कहीं कि आप इस एंगल को सोच के बैठ जाएं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो किसके साथ मेजर किए जाते हैं, हमेशा जो होंगे वो इमेजिनरी लाइन के साथ मेजर किए जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि सारे एंगल किसके साथ मेजर किए जाते हैं, नॉर्मल के साथ मेजर किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि वो भी किसके थ्रू, प्लेन मिरर के थ्रू, क्योंकि हमने जो पहला मिरर यूज़ किया है इसमें प्लेन मिरर यूज़ किया है। देखिए सबसे पहली बात है, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं प्लेन मिरर की, मगर हम कुछ ही प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, जो प्लेन मिरर में हमारी इमेज बनती है वो कैसी है, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज की पहचान क्या होगी, वो हमेशा इरेक्ट होगी, यानी कि स्ट्रेट होगी, खड़ी होगी। अब दूसरी बात क्या है, लेटरली इन्वर्टेड है, लेटरल इन्वर्जन को शो करता है प्लेन मिरर। यानी कि आप जानते हैं जैसा कि मिरर में आप अगर इसकी इमेज देखना चाहें तो एल की इमेज क्या आपको पता लगेगी, एल की इमेज कुछ बदल जाएगी। बस एक बात क्या है, सिमेट्री को शो करता है। ये लाइन देखिए सामने होगी इसके और ये लाइन होगी सामने इसके, तो सिमेट्री को भी शो करता है। तो लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है, लेफ्ट राइट का मीनिंग है, यानी कि बदल जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह और राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह। अब दूसरी बात क्या है, इसमें जो इमेज बनती है, देखिए इसका और इसका साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज, यानी कि साइज में कोई चेंज नहीं होने वाला है। प्लेन मिरर में साइज आपका बिल्कुल वही रहेगा जो था। अब जो इमेज की डिस्टेंस होगी, देखिए मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की डिस्टेंस भी कितनी होगी, वो भी x ही होगी, सेम डिस्टेंस पर ही इमेज फॉर्म होगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो 2x होगा। अब देखिए बात यह है कि भाई हमें पीछे तो दिखाई देती नहीं है, सामने ही दिखाई देती है, मगर बात जो हम कर रहे हैं, हम बात कह रहे हैं कि ये इमेज जो बनाता है वो इरेक्ट है, साथ ही साथ वर्चुअल है। इसीलिए जो हम मानते हैं कि लाइट रेज कहाँ से आ रही होंगी, कहीं x डिस्टेंस से आ रही होंगी पीछे से, मगर हम मिरर के अंदर तो घुस नहीं सकते, तो हम यही मानते हैं मिरर के अंदर से आ रही हैं वो लाइट रेज जो कि हमें दिखाई दे रही हैं। अब बात क्या करते हैं, ये भी हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2x हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बेसिकली आपने सारे 10th क्लास में सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसीलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहे हैं, जो पॉइंट मेन है उनको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। हमने देखिए प्लेन मिरर पढ़ा, स्फेरिकल मिरर क्या होता है भाई, एक पूरे स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है। मान लीजिए ये एक आपने छोटा सा पार्ट कट कर लिया,
इसको मिरर बना लिया हमने। तो स्फेरिकल मिरर एक छोटा सा पार्ट है किसी भी एक स्फेरिकल सरफेस का। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव, देखिए कॉनकेव में वैसे केव मतलब एक तरह से गड्ढे, गुफा की बात कर रहे हैं हम, तो किस तरीके का होगा ये पहचानना जरूरी है। तो इसमें जो होगा आपका जो आउटर पार्ट होगा वो सिल्वर्ड होगा, और इसमें जो होगा आपका इनर पार्ट जो होगा वो आपका सिल्वर्ड होगा। ठीक है, ये यानी कि बाहर की तरफ को होगा या अंदर की तरफ को होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके क्या हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं। इनकी डेफिनेशन भी यहीं से बन जाती है कि यानी कि जिसका इनर पार्ट सिल्वर्ड है वो कॉन्वेक्स और जिसका आउटर पार्ट सिल्वर्ड है वो कॉनकेव। अब इनका एक सेंटर जरूर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, आगे की हेडिंग है ये भी पता चलते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा पार्ट है एक स्फेरिकल मिरर का, तो इनका सेंटर जरूर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को, अब वो डिस्टेंस कहां से मेजर होती है, एक पॉइंट से मिरर के, जो कि मिड पॉइंट होता है मिरर का, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। उस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को, हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब जैसा कि आगे बढ़ते हैं हम, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बता दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, किसी भी एक छोटे से स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है या एक कंप्लीट स्फेयर का सेंटर है, और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस पोल से वो क्या कहलाती है, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। अब एक बात और, हाँ यहां पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात करते हैं, यहां जो लाइट होती है वो विदाउट डेविएशन जाएगी, यहां पर लाइट का डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। लाइट यानी कि मीनिंग क्या है, अगर मान लीजिए ये कोई मिरर है और लाइट आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिना डेविएशन के चली जाएगी, क्योंकि आपने भी पढ़ा है एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर लाइट कोई डेविएशन शो नहीं करेगी। मान लीजिए लाइट पोल पर ही पड़ती है, ऐसे आकर पोल पर पड़ती है तो वो वापस भी ऐसे ही चली जाएगी। यानी कि एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आर भी आपका 0 होगा, एंगल आई अगर 90 है तो वो भी 90 हो जाता है। मीनिंग ये कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमने जो लॉज पढ़ा उसमें आई और आर बराबर हैं, यानी कि अगर आई 0 है तो आर भी 0 होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर लाइट आप पोल पे छोड़ देंगे तो वो लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो यहां पर जाने वाली लाइट भी हमारी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ने वाली लाइट बिल्कुल क्या होती है, सीधी निकल जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम, नेक्स्ट पार्ट। तो हम पोल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पोल क्या है, मिडिल पॉइंट है, इसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। आपके सामने 2 नाम दिए हुए हैं, ये ऑप्टिक सेंटर और आपके सामने क्या दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है। मिडिल पॉइंट भी बोल सकते हैं आप। प्रिंसिपल एक्सेस वही लाइन है जो किसके थ्रू जा रही है भाई, किसके थ्रू पास हो रही है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है। वो लाइन आपकी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। हम इसे एक तरह से रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसी पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ मानते हैं और इसी के थ्रू हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसी लाइन पर हम सारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये एक मेन लाइन मान सकते हैं आप इसे। अब बात कर रहे हैं फोकस की। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी। कोई भी लाइट है वो फोकस से जरूर होकर जाएगी। जितनी भी लाइट रेज ले लीजिए वो जरूर कहां से होकर जा रही हैं, फोकस से होकर जा रही हैं। यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जो पास हो रही है, जिस पॉइंट से पास होकर जा रही है, वो आपका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब इसमें भी हम बात करें यहां तक की डिस्टेंस, कहां से, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, वो क्या कहलाती है आपकी, फोकल लेंथ कहलाती है। फोकल लेंथ कहलाती है। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। अब बात कर रहे हैं, एक इसमें होता है फोकस प्लेन भी कहते हैं उसे हम। तो एक प्लेन जिससे हमारा क्या होता है, फोकस पास होकर जा रहा है, यानी कि हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहे। मगर यहाँ पर एक बात, प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाएगी वो विदाउट डेविएशन है, और रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन
आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी लाइट जाएगी वो कहाँ से जा रही है, एक तरह से फोकस पर जा रही है। क्यों इन दो बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये किस में काम आएगा, आपका रे डायग्राम में काम आने वाला है। यानी कि जब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन में ये आपका काम आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फोकस से पास होने वाली और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे आपकी कैसे जाएंगी। ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में, जो लाइट फोकस से होकर जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उल्टा बोल सकते हैं आप, अगर आप बोलते हैं कि लाइट फोकस से होकर जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, अगर हम एक प्रॉपर्टी और देख लें, लास्ट एक चीज़ और देख लें, हम बात करते हैं कुछ रेज की, जिनको हमने क्या नाम दिया है। अगर मान लीजिए इस रेज की बात करूं और इस रेज में, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। एक जो है प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत कम दूरी पर है, इसको x मान लेता हूं, और एक जो है आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो मैं इसको कुछ भी मान सकता हूं, 3x 4x कुछ भी मान सकता हूं। तो आपको दिख रहा है एक लाइट रे जो है बहुत पास है और एक लाइट रे जो है बहुत दूर है। तो क्या क्या नाम है इन दोनों के, इसका पैराएक्सियल है और इसको मार्जिनल रे बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी उसको हम क्या बोलते हैं, पैराएक्सियल रे बोलते हैं, और जो लाइट रे बहुत दूर होगी प्रिंसिपल एक्सिस से उसको हम मार्जिनल रे बोलते हैं। और हम जो यूज़ करने वाले हैं अपना कॉन्सेप्ट वो पैराएक्सियल रे से ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो एंगल क्या होता है, स्मॉल एंगल बनेंगे सारे। तो हम जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो किसका लेंगे, पैराएक्सियल का, ताकि जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट आ सके। इसीलिए हम जो रेज कंसीडर करेंगे वो हमारी रेज कौन सी होंगी, वो पैराएक्सियल होंगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के वो बहुत ही पास होंगी। तो देखिए भाई, जैसा कि ये हमारा जो ये वाला आज का सेशन है, इसमें हमने खाली रिफ्लेक्शन या रे ऑप्टिक्स के बेसिक्स की बात की है। तो नेक्स्ट चैप्टर से जो है इसका मैथमेटिकल पोर्शन और मिरर फार्मूला और इमेज फॉर्मेशन ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सेशन में आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप ज़रूर बताइए। जो भी टॉपिक क्लियर नहीं है, यानी कि जो भी हेडिंग क्लियर नहीं है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।